गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आप सब लोगों का अपने मेरे नए यूट्यूब चैनल ABCD ऑफ स्टॉक मार्केट में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं दोस्तों। और मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं आज जैसे कि मेरा पहला वीडियो है जो कि मैं अपलोड करने जा रहा हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि आप सब लोगों को स्टॉक मार्केट का बेसिक ज्ञान दूं, और जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक मार्केट के अंदर आएँ, इन्वेस्टमेंट करें और बहुत अच्छे रिटर्न्स लेके जाएं। दोस्तों, क्या होता है कि स्टॉक मार्केट को लेके बहुत सारी मिथ हैं, बहुत सारी अफवाहें हैं। हमें उन सब चीज़ों से दूर रहना है। हमें बिल्कुल एक कॉमन सेंस पे हमें काम करना है। जैसे कि मैंने अपने पुराने एक्सपीरियंस से अनुभव लिया है, ये मैंने सीखा है कि हमारे जो सोशल नेटवर्किंग है और जो इंटरनेट है उसमें बहुत गलत गलत अफवाहें और किसी भी एक कंपनी को लेके बहुत टिप्स दी जाती हैं कि भाई ये कंपनी ख़रीद लो, वाई कंपनी ख़रीद लो, बहुत अच्छा रिटर्न होगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल जो स्टॉक मार्केट के हैं वो बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, जिससे कि आप एक अंडरस्टैंड कर सकें कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट चलता है और किस तरीके से कंपनीज़ की प्रोफाइल्स को पढ़ा जाता है और किस तरीके से स्टॉक को ख़रीदा जाता है। तो सबसे पहली चीज़ कि जब भी आप कोई स्टॉक ख़रीद लेते हैं किसी भी कंपनी का, तो आप उसके एक शेयर होल्डर बन जाते हैं। ठीक है। और वो कितने रिटर्न्स देता है, क्या रिटर्न्स देता है, किस तरीके से उसका एनालिसिस किया जाता है, वो मैं आपको आने वाले अपने लेक्चर्स में बताऊंगा, आने वाले अपने वीडियोस के अंदर बताऊंगा। तो अगर दोस्तों आप लोगों को ये मेरा चैनल पसंद आता है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इससे मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि मैं क्वालिटी कंटेंट डाल सकूं स्टॉक मार्केट को लेके, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ का एक हिस्सा बन सकें। ठीक है। तो लेट्स बिगिन, और हम आज स्टार्ट करते हैं हमारा पहला वीडियो। मेरा पहला वीडियो है स्टॉक मार्केट का ज्ञान। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। मेरे साथ भी ये हुआ है कि मेरे पेरेंट्स भी हैं, वो सबसे पहले मेरे को क्या बोलते हैं कि बेटा अब तुम कमाने लग गए तो सबसे पहले क्या करो कि लोन ले लो। ठीक है। किसका लोन ले लो? कि घर का लोन ले लो, कार का लोन ले लो, ये लोन ले लो, फलाना लोन ले लो, ढिमकाना लोन ले लो। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे बड़ी जड़ है मुसीबत की, वो ये है लोन। तो हमें क्या करना है कि इस लोन से दूर रहना है। ठीक है। लोन, कर्ज़ लेना एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आप किसी भी बिजनेसमैन को देखें या किसी भी एक सफल बिजनेसमैन को देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसके जो लोन का जो पार्ट होगा वो बहुत कम से कम होगा, बल्कि उसके अगेंस्ट में जो रिजर्व्स होंगे उसके पास वो बहुत होंगे। ठीक है। तो हमें कर्ज़ा नहीं लेना, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि जितना चादर हो उतनी पैर पसारने चाहिए। ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड्स यूज़ नहीं करने आपको, किसी भी तरीके का कोई क्रेडिट कार्ड आप यूज़ ना करें। आप अपने डेबिट कार्ड यूज़ करें। डेबिट कार्ड और यूपीआई पेमेंट आजकल चलता है ऑल ओवर इंडिया में, तो आप उसका फ़ायदा उठाएं। उसी में जो आपके अकाउंट में जितना पैसा है आप उसी को यूटिलाइज़ करें। मेरा आप लोगों को यही सजेशन है। ये लोन जैसी चीज़ें जो हैं आप इनसे थोड़ा ऊपर उठें, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं एक दीमक की तरह मिडिल क्लास फैमिली को खा जाती हैं। ठीक है। तो हम लोगों को इस चीज़ों को अवॉइड करना है, जितना हो सके हम इसको लोगों को इससे बचना है। और मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप पहले अभी आप बिगनर्स हैं स्टॉक मार्केट में, या अभी आपने अभी एंट्री ली है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। जितनी जल्दी हो सके आप इसके अंदर आएँ। ठीक है। देर आए दुरुस्त है। अगर आपकी एज 30 to 35 ईयर्स की है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से हम लोगों को चीज़ों को देखना है। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको लोगों को बताना चाहूँगा कि कुछ कंपैरिजन मैं करना चाहूँगा कि सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो कोई सी। तो अब आप मुझे बताएं कि हम जब भी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, बट ऑब्वियस है कि कोई उसका टाइम पीरियड होता होगा, तो 15 से 20 साल होता ही होगा। ठीक है। अब उसमें हमें बोल देता है, साहब एजेंट आता है, बड़ी हमारी खुशामदीद करता है, बोलता है कि साहब आपको इतना फिक्स रिटर्न मिलेगा। अब वो इतनी गणित हमें बता के जाता है, इतनी मैथ्स हमें बता के जाता है कि हम समझ ही नहीं पाते कि वो क्या करना क्या चाह रहा है। वो बस आपको एक बड़ी बड़ी पिक्चर दिखा देगा कि भाई आप इतना प्रीमियम दोगे तो इतना आपको फिक्स अमाउंट तो मिलेगा, बल्कि इससे ज़्यादा ही मिलेगा। लेकिन दोस्तों, जब आप उसका डीपली एनालिसिस करेंगे और जब आप उसका एक रफ़ चार्ट बनाएंगे और उसका कैलकुलेशन करेंगे, तो वो आपको कैलकुलेशन जो उसके रिटर्न्स निकल के आएंगे वो आपको 5 to 6% ही निकल के आएंगे। वहीं अगर मैं बात करूं फिक्स डिपॉजिट की, तो आपको सबको ही पता है, अगर आप ईयरली कराते हैं, 5 ईयर भी आप कराते हैं कोई एफडी को, तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5, 5.5, 6% का आपको जो है ब्याज देगा, उस पर इंटरेस्ट देगा।
रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट तो वैसे ही सफ़ेद हाथी हो चुका है। तो सबसे पहले चीज़ तो रियल एस्टेट में घुसने के लिए आपको एक लमसम अमाउंट की ज़रूरत होती है। तो अगर मेरे पास इतना ही लमसम अमाउंट होगा तो उससे तो मैं कोई बिज़नेस करूँगा। लेकिन फिर भी अगर आप रियल एस्टेट में जाएंगे तो उसमें भी आप देखेंगे तो 10 से 15 साल का जो आपको रिटर्न्स आएगा वो 7 to 8% रिटर्न आएगा। अब बात करते हैं हम स्टॉक मार्केट की। ठीक है, अभी आपने देखा होगा दोस्तों कि ये जो ऊपर की तीनों चीज़ें हैं इसमें हमें वेट करने को बोला जाता है, हम कभी देखते नहीं हैं। चाहे वो इंश्योरेंस पॉलिसी हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो। गोल्ड होगा, गोल्ड खरीद के रख लेंगे हम। ठीक है, तो 15 से 20 साल तक हम उसको रखे रहते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में हम डेली स्टॉक मार्केट देखते हैं, क्योंकि हमारे पास डीमैट अकाउंट है। आज आप तुरंत डीमैट अकाउंट खोलें, बहुत एक्सेसिबली आप पूरा एक्सचेंज को, चाहे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। आपको पूरी की पूरी पावर दी हुई है कि आप कभी भी अपने स्टॉक को ख़रीद सकते हैं, कभी भी किसी स्टॉक को बेच सकते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा पॉइंट जो मैं प्रूव करना चाहता हूँ वो ये है कि जब आप ऊपर की तीन चीज़ों में 15 से 20 साल दे रहे हैं, आप उसको नहीं देख रहे हैं, तो वही चीज़ आप स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं करते हैं। आप इन्वेस्टमेंट करें, आप अपना कॉमन सेंस लगाएं। मैं आपको इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताऊंगा, क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो डाउट आता है दोस्तों, मतलब व्यूअर्स के अंदर, जो हमारे रिटेलर्स हैं, जो मैं काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस करता हूँ कि भाई हम लगाएं किस शेयर के अंदर पैसा। अरे बहुत इजी है, आपके आसपास सारी कंपनीज घूम रही हैं बॉस। तो आपको सिर्फ पिक करना है, अपना कॉमन सेंस लगाना है, और आपकी कंपनी आपके हाथ में होगी। वो हम आगे डिस्कस करेंगे हम आने वाले वीडियो के अंदर। लेकिन फिर भी चलिए मैं वर्स्ट केस सिनेरियो लेता हूँ कि आपने मान लीजिए दो कंपनियाँ ली, एक कंपनी आपकी 0% पे आ गई, मतलब वो ख़त्म हो गई, वो बैंकरप्सी हो गई उसके अंदर। लेकिन मैं आपको इतने अच्छे सजेशन दूंगा कि कोई कंपनी, जो मैं आपको कंपनी बताऊंगा या जो मैं कंपनी आपको समझाऊंगा किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस करेंगे आप उसका, तो वो कंपनी कभी भी बैंकरप्सी पे तो नहीं जाएगी। लेकिन फिर भी अगर अपन मान लेते हैं कि वो चली गई, तो आपका मान लीजिए आपने 10,000 रुपये लगाए होंगे, तो वो 10,000 के आपके हो जाएंगे जीरो। हाँ, और दूसरे कंपैरिजन में क्या होता है साहब कि आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, आपको ईयरली प्रीमियम भरना होता है। स्टॉक मार्केट में तो नहीं है ऐसा कुछ। स्टॉक मार्केट में मान लीजिए आप 10,000 ही लगाना चाहते हैं, तो 10,000 लगा के रखिए, रुकिए तो सही, हैव पेशेंस, सब्र रखिए आप थोड़ा। आप जितना पेशेंस रखेंगे उतना अच्छा गेम चलेगा इसके अंदर। और ये पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट सिर्फ पेशेंस का गेम है और कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा अब अगर हम इसका दूसरा सिनेरियो देखें कि साहब इसकी एक्सट्रीम क्या है, रिटर्न्स क्या है। अरे बॉस, इसके रिटर्न्स तो अनलिमिटेड हैं। हो सकता है कि जो इस कंपनी में आपने इन्वेस्ट करा हो उसने 1,000% के रिटर्न दे दिए हों। मैं आपको दिखाऊंगा, ऐसी कई कंपनीज़ हैं हमारे पूरे इंडिया के अंदर। जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर करीब 8 साढ़े 8 हज़ार कंपनीज लिस्टेड हैं। आप कई ऐसी कंपनीज़ हैं जो जो जिन्होंने हज़ार हज़ार परसेंट के रिटर्न्स दिए हैं। मतलब अगर आपने 10,000 रुपये लगाए होंगे तो 20 साल वालों करोड़ों की प्रॉपर्टी बन के आ जाएगी आपके पास, और वो भी कॉर्पस फंड, हार्ड कैश। और आप उसको कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं। क्या ये ऐसा इंश्योरेंस पॉलिसी में होता है? अगर मान लीजिए आपने 20 साल का टर्म प्लान लिया है और आप 15 साल में बोलेंगे साहब मेरे को पैसे की ज़रूरत है, मैं वापस मेरे को करिए पैसा, तो क्या आपको करेंगे? वो आपको तो घुमाएंगे पहले और फिर पेनल्टी अलग लगाएंगे। वहीं रियल एस्टेट के अंदर है। आज अगर मैं रियल एस्टेट सिनेरियो की बात करूं, तो अगर आप कोई ज़मीन बेचने जाएंगे तो आपको अपने दाम पे, अपने कहे हुए दाम पे नहीं बिकेगी आपकी, कभी नहीं बिक सकती, क्योंकि उसको पता होगा वो औने पौने दाम लगाएगा और आप उसमें बेच देंगे। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर दोस्तों यही होता है। ऐसी फ्लक्चुएशन गोल्ड के अंदर भी होता है, लेकिन गोल्ड का भी आप ओवरऑल जो देखेंगे रिटर्न्स वो 7 से 8% है। और बॉस हमारा इन्फ्लेशन कितना चल रहा है? अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूं तो वो अभी 8% चल रहा है, सिंगल डिजिट। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे, अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स लगाऊँ इसके अंदर, तो चल रहा है 11 से 12%। लेकिन हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं जाना डीपली। मैं आपको आगे बताऊंगा विषय कि इन्फ्लेशन क्यों आता है और वो क्यों फिर हट जाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं, पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जो कि आजकल इन्फ्लेशन को घटाते और बढ़ाते हैं। आपने पहले सुना होगा कि जब हमें कोई करेंसी प्रिंट करनी होती थी उसके लिए गोल्ड दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, अब चाहे कोई भी सरकार कितने भी पैसा जो है प्रिंट कर सकती है। और जब पैसा ज़्यादा प्रिंट होने लग जाएगा तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। अब जब हर एक आदमी के पास पैसा पहुंच जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, महंगाई बढ़नी है। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा कंसेप्ट है। जितना ज़्यादा पैसा होगा, जितना ज़्यादा लिक्विडिटी होगी मार्केट के अंदर, उतना क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो इसके लिए क्या करती है सरकार? इसके लिए क्या करती है, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी तो क्या होगा, लिक्विडिटी होगी वो चूस लेगी पूरा।
तो यहीं पे क्या होगा, हमारी महंगाई दर बढ़ने लग जाएगी। तो वही अभी हो रहा है। जब कोविड आया था, जब खूब अमेरिका ने, चाहे वो इंडिया हो, खूब करेंसी छापी उन्होंने, उससे क्या हुआ, आपने देखा कि हमारा जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था, हाँ मार्च 2020 में उसने 20,000 जो हमारा सेंसेक्स था वो डुबकी लगाई थी, लेकिन जो उसने छलांग मारी थी वो 62,000 की सेंसेक्स ने मारी थी, जो ऑल टाइम हाई है आज तक का। ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट काम करता है। तो हमें वो नहीं सोचना है, हमें सिर्फ एक ही चीज़ों पे फोकस करना है कि हमारे को कौन सी कंपनी सेलेक्ट करनी है जो हमें अच्छे से अच्छा रिटर्न दे सके, बस। अब मैं कुछ मिथ्स आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। ये मैं बिल्कुल अभी एक बेसिक वीडियो बनाया है, जो मैंने देखा है कि यूट्यूब में इस तरह के वीडियोस नहीं हैं जो कि जिससे कि एक नॉर्मल आदमी जो कि स्टॉक मार्केट में आना चाहता है या समझना चाहता है, उसको वो कंटेंट नहीं मिल पा रहा है। तो मैं इसलिए, आप देख रहे हैं, मैं अभी बिल्कुल सिंपल स्लाइड्स में चीज़ें लिख के लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो दूसरी चीज़ हम बात करते हैं मिथ। बड़े बड़े लोग हमारे बताते हैं, अरे भैया स्टॉक मार्केट में मत जाना, रिस्क है। आप मुझे बताइए, रिस्क कहाँ नहीं है? आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को कुछ भी हो सकता है। ठीक है। मैं रिस्क को तो वही चीज़ मानता हूँ जैसे कि हार्ट बीट होती है। जिस तरीके से हार्ट बीट फ्लक्चुएट करती है, स्टॉक मार्केट भी फ्लक्चुएट करेगा। जिस दिन स्टॉक मार्केट सीधा हो गया तो क्या होगा, ख़त्म ही हो जाएगा स्टॉक मार्केट। जब हार्ट बीट हमारी सीधी हो जाती है बिल्कुल, जब उसके अंदर कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता, तो क्या होता है, दैट मीन्स के वी आर डेड। ठीक है। तो वो चीज़ आनी नहीं चाहिए, फ्लक्चुएशन तो होना ही चाहिए, क्योंकि रिस्क, यही रिस्क है। तो यही चीज़ हमें समझनी है। दूसरी बात, कहा जाता है कि साहब ये तो गैम्बलिंग है। अरे भाई मेरे को आप बताइए, गैम्बलिंग कैसे है स्टॉक मार्केट? मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। अब क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है, रिटेलर्स को पागल बनाया जाता है। ठीक है। वो कहता है, अरे नहीं नहीं कुछ भी मत करो, आप तो क्या करो, ट्रेडिंग करो साहब, एक दिन में इतना फ़ायदा, एक दिन में उतना फ़ायदा। अरे भैया ट्रेडिंग नहीं करनी है। स्टॉक मार्केट कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने घुमाई जादू की छड़ी और आपको करोड़ों रुपए मिल गए। ट्रेडिंग बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और कैलकुलेटिव रिस्क के साथ किया जाता है। तो जब जब हम अभी रिटेलर हैं, अभी हम बिल्कुल बिगनर्स हैं, तो हम किस तरीके के, कैसे हम ऑप्शन ट्रेडिंग में या ट्रेडिंग में जा सकते हैं? नहीं जाना भैया हमें। हमें सिर्फ इन्वेस्टिंग करनी है। ठीक है। आप इन्वेस्ट करिए, पेशेंस रखिए। जिस तरीके से पेशेंस आप LIC में या इंश्योरेंस पॉलिसी में या फिर रियल एस्टेट में या फिर आप गोल्ड में रखते हैं, उसी तरह का पेशेंस आप स्टॉक मार्केट के अंदर रखिए ना। फिर देखिए उसका मैजिक, फिर देखिए उसकी पावर। पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको तभी समझ में आएगी। उसके के बाद कहते हैं कि ऑलवेज लॉस है। अरे भाई कहाँ लॉस है? ठीक है, आज एक लॉस चल रहा है, लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर आप इन्वेस्टेड हैं, ठीक है, और अगर आपको लॉस चल रहा है, तो जब तक आप उस कंपनी के शेयर्स को बेच नहीं देते, जब तक वो लॉस कन्वर्ट नहीं होगा आपका। ठीक है। आप अगर इन्वेस्टेड हैं तो आपका लॉस नहीं हुआ है। यही सबसे बड़ा मिथ है जो पब्लिक को जो है उसमें बेवकूफ़ बनाया जाता है। हमें इस चीज़ों से ही बचना है। लेकिन ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग में अगर आपका लॉस हुआ तो पैसा उड़ जाएगा, जल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा वो। ठीक है। लेकिन इन्वेस्टिंग मनी के अंदर ऐसा नहीं होता है। इन्वेस्टिंग मनी में जब तक आप इन्वेस्टेड रहते हैं तब तक आपका लॉस नहीं होता है। तो जैसे ही मान लीजिए कंपनी रिकवर करेगी, प्रॉफिट देने लग जाएगी, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन चल रहा है। ठीक है। इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। जो हमारे RBI साहब के गवर्नर साहब हैं, वो इन्फ्लेशन जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है, उसको हाइक करते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी एज़ कम्पेयर टू अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ में आपने देखा है गैस की कितनी क्राइसिस है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बहुत ही, हमारा जो इन्फ्लेशन है बहुत ही स्टेबल है। ठीक है। तो जब वो बढ़ता है तो उससे क्या होता है, रॉ मटेरियल्स महंगे हो जाते हैं, तो कंपनीज़ का थोड़ा बहुत लॉस आता है क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर, वो रिफ्लेक्ट होता है। बट दैट इज़ नॉट द केस। अगर आप लॉन्ग रन में देखेंगे तो अगर आपने कोई ढंग की कंपनी उठाई है तो वो बहुत लंबी चलेगी। और कंपनी सिलेक्शन में आपको तरीका ऐसा बताऊंगा कि आपको मज़ा आ जाएगा कि यार ये क्या चीज़ बता दी मैंने। देयर इज़ नो फिक्स रिटर्न, बट ऑब्वियस देयर इज़ नो फिक्स रिटर्न। अनलिमिटेड भी हैं और ज़ीरो भी हैं। ठीक है। तो फिक्स रिटर्न्स नहीं है जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर होते हैं, इस तरह इसमें नहीं होते हैं जैसे कि FDs में होते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। आप मुझे बताइए, जैसे हमारे इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? LIC है, सब जानते हैं। ठीक है। क्या LIC लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में? बिल्कुल लिस्टेड है साहब। उसके बाद दूसरा कौन सा है? UTI है। ठीक है, यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये दो सबसे बड़े बिगेस्ट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंडिया के। तो आप खुद सोचिए पैसा कहाँ लगाते हैं। मान लीजिए आपने कोई पॉलिसी ली है, आपने 20 साल के लिए ली है, तो आपने जो पैसा लगाया है वो पैसा लगाया कहाँ इन्होंने जिससे कि ये रिटर्न दे रहे हैं आपको? अरे बॉस, ये दोबारा पैसा स्टॉक मार्केट में ही लग रहा है आपका इनडायरेक्टली। आपका कोई भी प्रोविडेंट फंड है,
ठीक है, आपका एनपीएस कट रहा है, वो सारा पैसा कहाँ लगाती है सरकार? स्टॉक मार्केट में ही लगाती है बॉस। ठीक है, हमें इस चीज़ को समझना होगा। तो यार जब तुम लोग हमारा स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हो तो फिर मैं क्यों नहीं लगाऊं? मैं क्या इतना बड़ा बेवकूफ़ हूँ? क्या मैं स्टॉक मार्केट को समझ नहीं सकता? क्या मैं कंपनी के बारे में जानता नहीं हूँ? ठीक है, 10 से 15 दिन, महीना भर, 2 महीना, 6 महीना मुझे लगेगा, लेकिन एक बार मैं समझ लूँगा तो समझ लूँगा यार। वी ऑल हैव अ कॉमन सेंस बॉस। तो हमें ऐसी स्ट्रेटजी प्लान करनी है। दूसरा मैं बात करूँगा म्यूचुअल फंड की। सब बोलते हैं यार स्टॉक में नहीं जा सकते तो म्यूचुअल फंड में लगा लो। अरे भाई क्यों लगाए म्यूचुअल फंड में? क्यों कोई एक फ़ंड मैनेजर मेरे पैसे का फ्यूचर डिसाइड करेगा? मैं खुद करूँगा। अगर लॉस होगा तो मैं खुद लूँगा, अगर मेरा प्रॉफिट होगा तो मैं खुद लूँगा। तो जो दोस्तों मेरी मेंटलिटी और जो मेरी स्ट्रेटजी है वो यही कहती है कि आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाएं। कोई 70-30 नहीं होता, आप पूरा पैसा लगाएं, आराम से लगाएं एंड हैव पेशेंस। लेकिन कौन सा पैसा लगाना है आपको? सरप्लस पैसा। ठीक है, आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी सैलरी आई साहब मेरी 30,000 या 50,000 या 1 लाख तो मैं 1 लाख के 1 लाख लगा दूंगा। नहीं, जो मेरी नेसेसिटी होगी, जो मेरी उस समय ज़रूरतें हैं, उसको तो मैं पूरा ही करूँगा। जैसे मेरा बिजली का बिल है, मेरे बच्चों की ट्यूशन फीस है, या जो भी हमारा खर्चा है वो तो मैं उसके लिए पैसा अलग रखूँगा। मैं बात कर रहा हूँ सेविंग की। आप मान लीजिए महीने का कुछ पैसा तो बचाते होंगे, कुछ पैसा तो ऐसा होता होगा जो आप खर्च नहीं करते होंगे, इधर उधर खर्च कर देते होंगे। जैसे कि मान लीजिए 2,000 रुपये पकड़ लें अपन, या 5,000 रुपये पकड़ लें, तो आप उसको सेव करिए, 6 महीने सेव करिए। उसके बाद सेव करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके बाद उसको इन्वेस्ट भी करना है। क्योंकि एक बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति ने एक कहावत बोली थी कि पैसा जब जाएगा तभी आएगा। तो पैसे को जाने दीजिए, जब पैसा जाएगा तभी वापस आएगा। पैसा अगर रखा रहता है तो वो किसी काम का होता नहीं है। ठीक है, अब पावर ऑफ स्टॉक मार्केट की मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बता सकता हूँ। एप्पल कंपनी सब जानते हैं, इसमें सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारे वॉरेन बफेट साहब ने कर रखा है, और इसके जो सीईओ हैं वो टॉम टॉम कुक हैं, सॉरी। तो आप टॉम कुक जी की सैलरी और जो इनको डिविडेंड आता है वॉरेन बफेट जी को, इस दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए। खुद जाइए गूगल पर कंपेयर करके देख लीजिए। देन ओनली यू कैन रियलाइज़ द रियल पावर ऑफ स्टॉक मार्केट। उसके बाद मैं दूसरा एग्जांपल हमारे इंडिया का ही लेता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्री। इसके जो मालिक हैं मुकेश अंबानी जी, इनकी तनख्वाह देख लीजिए आप, और इनकी तनख्वाह का कंपैरिजन कर लीजिए जितना इनको डिविडेंड आता है इस कंपनी से। यू कैन फील द मैजिक। फाइन। उसके बाद मैं कुछ एक टर्मिनोलॉजी ले लेता हूँ, तो इससे अब मेरे को लगता है कि आप लोगों का थोड़ा सा डर हटा होगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा। अब मैं कुछ टर्मिनोलॉजी ले लेता हूँ, क्योंकि टर्मिनोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। तो सबसे पहली बात होती है मार्केट कैप, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन। उसके बाद स्टॉक पी और ईपीएस, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, मतलब अर्निंग पर शेयर और प्राइस टू अर्निंग। ठीक है, थोड़ा सा ये वीडियो बड़ा होने जा रहा है, लेकिन आप इसको समझिए। अगर आप इन चीज़ों को समझ लेंगे दोस्तों, तो आप कभी भी स्टॉक मार्केट में मात नहीं खा सकते, मैं आपको कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ। ठीक है, तो अर्निंग पर शेयर क्या होती है कि कितना अर्न कर रही है कंपनी, और प्राइस टू अर्निंग होता है कि आपको कितना पैसा लगाना है कंपनी को ख़रीदने के लिए। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपका प्राइस टू अर्निंग चल रहा है, मान लीजिए 30 रुपीज़ का चल रहा है, मतलब आपको 30 रुपीज़ खर्च करने होंगे 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी का। उसके बाद होता है आरओसी और आरओई, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब कितना रिटर्न कंपनी को इक्विटी से आ रहा है और कितना कैपिटल एम्प्लॉयड से आ रहा है, मतलब कि कंपनी भी लोन्स लेती है, बोरोइंग्स करती है, तो वो चीज़ आती है। उसके बाद आता है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब कि अगर कंपनी ख़त्म हो जाती है तो उसकी जो लिक्विडिटी होगी वो शेयर होल्डर्स में कितनी बटेगी, वो चीज़ इस बुक वैल्यू के अंदर पता चलती है हमें। मतलब कि करंट जो कंपनीज़ के एसेट हैं माइनस करंट जो कंपनीज़ की लाइबिलिटीज़ हैं, तो जो आंसर आएगा, चाहे वो अगर नेगेटिव में आएगा तो वो नेगेटिव में होगा। उसके बाद आता है आपका करंट मार्केट प्राइस, मतलब अभी जो मेरा कंपनी है उसका करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है। उसके बाद आपने देखा होगा हाई और लो। ये और हाई लो जो दोस्तों हैं ये 52 वीक्स का होता है। 52 वीक्स अगर मैं मोटा मोटा पकड़ूँ तो 1 साल का। तो 1 साल में कंपनी ने कितना हाई बनाया कितना लो बनाया उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। डिविडेंड यील्ड, कितना डिविडेंड देती है। डिविडेंड होता है दोस्तों जो कि प्रॉफिट जो कंपनी कमाती है वो अपने शेयर होल्डर से डिस्ट्रीब्यूट करती है। और उसके बाद लास्ट में है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब कि 10 की फेस वैल्यू है, 5 की है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा क्या मैजिक होता है स्टॉक का। ठीक है, स्टॉक मार्केट का मैजिक आपको तब समझ में आएगा जब आपको फेस वैल्यू, जब स्प्लिट होती है, बोनस होता है, ये सब क्या चीज़ें होती है, तब आपको समझ में आएगा कि स्टॉक मार्केट होता क्या चीज़ है।
फाइन दोस्तों, अब बात आती है कि कैसे हमें स्क्रिप्ट चूज़ करनी है, किस तरीके से स्टॉक चूज़ करना है। तो सबसे सिंपल सा तरीका ये है कि आपको सबसे पहले तो सेक्टर सेलेक्ट करना है। सेक्टर्स क्या होते हैं हम आगे वीडियो में देखेंगे, मेरे नेक्स्ट वीडियो में। और उसका हमें मार्केट लीडर पकड़ के चलना है, ठीक है। आपको कभी भी किसी कंपनी को उसके प्राइस से जज नहीं करना, मैं आपको यही समझाऊंगा आगे दोस्तों। आपको ये नहीं देखना कि यार कोई 19,000 की कंपनी है तो क्या हाई वैल्यू कंपनी है, या मान लीजिए कोई 500 रुपये की कोई कंपनी है तो क्या वो लो वैल्यू हो गई। कभी भी प्राइस से कंपनी को जज नहीं किया जाता, उसके ईपीएस से जज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वो ये है कि आपको कभी भी किसी फालतू की पब्लिसिटी में नहीं जाना, कभी भी किसी टिप्स में नहीं जाना कि फ़लाना एक्स कंपनी को ख़रीद लो, ये अगले 2 महीने में इतना रिटर्न दे दिया उसने। नहीं भैया, हमें नहीं दे चाहिए इतना रिटर्न, हम तो धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। आपने सुना होगा, पुरानी एक कहानी थी, बहुत ही फेमस कहानी है, खरगोश और कछुए की, ठीक है। तो हमें कछुआ बनना है, हमें खरगोश नहीं बनना, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आप सब लोगों को दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और क्वालिटी कंटेंट डालने का। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, एक टेक्निकल एनालिसिस करेंगे हम, एक एग्जांपल लेके कंपनी का। देन यू विल रियली अंडरस्टैंड कि यार किस तरीके से मार्केट चलता है। आपके पास सिर्फ कॉमन सेंस होना चाहिए दोस्तों, सिर्फ कॉमन सेंस। ना ही आपको मैथमेटिक्स चाहिए, ना ही आपको कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स बनना है। हम सिर्फ एक नॉर्मल आदमी बन के भी हमारे देश की इकोनॉमी के पार्ट बन सकते हैं और हम भी ग्रो कर सकते हैं। वो ज़माना गया है जब पुरानी पिक्चरों में होता था दोस्तों, बोला जाता था कि नहीं बेटा जितना है उसी से संतुष्टि करो। नहीं, अब अब जो टाइम है वो चेंज हो चुका है, डिजिटल एरा आ चुका है। आप सब लोगों के पास डीमैट अकाउंट है, आप आराम से एक्सेस कर सकते हैं, स्टॉक्स को ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, और आपको अपना जो सरप्लस मनी है उसको लगाना है। तो मैं आपको नेक्स्ट अपने जो मेरे वीडियोस होंगे उसके अंदर मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से सिलेक्शन करना है, किस तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय।